गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉब्स के बाद जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित अनुबंधवादी विचारधारा जो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में किया है उसकी चर्चा करेंगे। हमने हॉब्स के ओरिजिन ऑफ स्टेट के अनुबंधवादी सिद्धांत कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी की चर्चा किया। उसमें हमने देखा था कि उन्होंने मानव की प्रकृति से, मानव के चरित्र चिंतन से अपने चिंतन का आरंभ किया था। उन्होंने जिस प्रकार का मानव चित्रण किया था उसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था बनी थी, अराजक प्राकृतिक अवस्था। और उस अराजकता से निकलने के लिए जो उपाय उन्होंने सुझाए वह तार्किक उपाय थे, उससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता था। लेकिन जॉन लॉक ठीक इसके विपरीत जो है अनुबंधवादी विचार को रखते हैं। जॉन लॉक ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि जॉन लॉक मुख्य रूप से ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक हैं। गौरवपूर्ण क्रांति जिसने बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के सत्ता में व्यापक परिवर्तन कर दिया था, सत्ता के चरित्र में, सत्ता की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन कर दिया था। और जो सैद्धांतिक रूप से अब तक सारी शक्तियां जो सम्राट में निहित थी, उस शक्तियों को निकाल करके जनप्रतिनिधि संगठन जो संसद था उसमें निहित कर दिया था। और इस प्रकार से वहाँ संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो कुल मिलाकर के जॉन लॉक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन को डिफेंड करना चाहते हैं। उनके द्वारा जो व्यवस्था बनी थी उनका डिफेंस करना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कोई जो है अनुभववादी या अनुभव के आधार पर जो है मानव स्वभाव का चित्रण नहीं किया है, क्योंकि ये भी अनुबंधवादी विचार हैं। इसलिए ये भी शुरुआत जो है मानव स्वभाव के चित्रण से ही करते हैं, परंतु इनके इस चित्रण में कोई अनुभव जैसी चीज़ नहीं लगती। जैसा कि मैकियावेली में हमने देखा था कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों के व्यवहार का मूल्यांकन किया था, उसका परीक्षण किया था और पाया था कि मनुष्य मूल स्वभाव से बड़ा स्वार्थी है, डरपोक है, धोखेबाज है, विश्वास नहीं करता, डिस्ट्रस्टफुल है। परंतु जॉन लॉक जो है मानव स्वभाव को बहुत अच्छा मानता है। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उनके समय जो है लोगों का व्यवहार, लोगों का चरित्र जो है बहुत अच्छा हो गया था, सभी लोग विवेकी हो गए थे, सभी तर्क के आधार पर किया गया था, ऐसा नहीं। बट जो उनका उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति में कि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो है न्यायोचित ठहराना चाह रहे हैं। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में जो बदलाव आया था उसको स्थापित करना चाहते हैं, उसके जो है लोगों के सामने तर्कपूर्ण तरीके से उसको स्वीकार्यता प्रदान करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एजम्पशन से शुरुआत की कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा था। एक है मानव स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है कि उसमें विवेक है, विवेक प्रकृति प्रदत्त है और ये प्रकृति ने सभी में विवेक समान रूप से दिया है, इसलिए व्यक्ति और व्यक्ति के बीच एक आधारभूत समानता है। अब मनुष्य या व्यक्ति एक विवेकपूर्ण प्राणी है, एक बुद्धिपरक प्राणी है, एक तार्किक प्राणी है। इसलिए उसके पास एक दृष्टि है, तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, सोच के आधार पर उसके पास एक दृष्टि है कि वो अपने हितों को पहचान क्लियर कट तरीके से कर पाता है। उसे किसी अन्य अथॉरिटी की, किसी और सत्ता की, किसी और जो है संगठन की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने हितों की पहचान कर सके। तो सबसे पहले व्यक्ति विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बारे में बेहतर सोचने की क्षमता जो है पैदा करता है। और दूसरी बात यह है कि केवल वो अपने हितों की पहचान नहीं करता, उसके हितों को पहचानने की दृष्टि नहीं है, बल्कि साथ ही साथ वह दूसरों के हितों को भी पहचानता है। और जिस प्रकार से वो अपने हितों से प्रेम करता है
वैसे ही वो चाहता है कि दूसरे भी उसके हितों से प्रेम करें, उसके हितों को स्वीकारें। इस तरह वो भी दूसरे के उसी प्रकार के हितों को स्वीकार करता है, और इस प्रकार से एक जो है लोगों के बीच एक सहयोगपूर्ण स्थिति है, पारंपरिक सहयोग है, प्रेम है, सद्भाव है। तो मनुष्य जो है चारित्रिक रूप से बहुत अच्छा है, मेल जोल से रहने वाला है, एक दूसरे को समझने वाला है, एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकारने वाला है, एक दूसरे की को के जो है अस्तित्व को पहचानने वाला है, और अस्तित्व को टॉलरेट करने की स्थिति। तो इस तरह से मनुष्य का स्वभाव का जो पक्ष उन्होंने उजागर किया वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मनुष्य के स्वभाव में कहीं कोई जो है गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। अब दूसरा स्टेप आता है प्राकृतिक अवस्था का, स्टेट ऑफ नेचर। जैसा चरित्र है वैसा ही स्टेट ऑफ नेचर होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बुद्धिपरक है, तार्किक है, तो निश्चित रूप से मानव स्वभाव के चित्रण के आधार पर जो जो तार्किक परिणति होगी व्यवस्था की, जिसको वो प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहता है, वो कैसा होगा? लोगों के बीच सहयोग है, म्यूचुअल कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, लोगों के बीच ब्रदरहुड है, भाईचारा है, लोगों के बीच अफेक्शनेट रिलेशनशिप है, प्रेमपूर्ण जो है बर्ताव करते हैं। ऑल ऑफ देम आर पीसफुल, दे लिव टुगेदर इन पीस। सभी लोग जो है शांति से रह रहे हैं, और एवरीबडी इज रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अदर्स। हर लोगों को ये पहचाने कि दूसरे की सुरक्षा जो है होनी चाहिए जैसे उसकी सुरक्षा है। तो सब एक दूसरे के साथ जो है वह बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे को के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार ही नहीं कर रहे बल्कि बिल्कुल ब्रदरहुड, सद्भाव के साथ रहने जैसी स्थिति है। इसमें उनकी एक और यहाँ पर एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है जॉन लॉक, कि लोगों के पास बहुत सारे अधिकार भी हैं। इस अवस्था में लोगों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। इसमें 3 का वो विश्लेषण करता है: राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 प्रकार के अधिकार हैं। ये उसको कहता है कि प्राकृतिक अधिकार है। अब भाई प्राकृतिक अधिकार आए कहाँ से? वो कहता है कि वहाँ प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक कानून का राज है। सभी लोग प्राकृतिक कानून क्या है? प्राकृतिक कानून का उद्गम क्या है? तो वो कॉमन सेंस है, कॉमन रीजनिंग है। सभी लोगों ने मिल करके जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए सही है, दूसरे जो चाहते हैं वो उनके लिए सही है। तो इस तरह का एक रिकॉग्निशन है। इसको कहते हैं कि ये जो स्वीकारोक्ति अधिकार की है, इसके पीछे ताकत किसकी है? तो है प्राकृतिक कानून की, लॉ ऑफ नेचर की। लॉ ऑफ नेचर जो है वह मनुष्य के व्यवहार को दिशा देता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको संचालित करता है, उसको उसके उद्देश्य तक ले जाने में उनकी सहायता करता है। तो देयर आर क्लियर कट लॉज ऑफ नेचर, एंड लॉज ऑफ नेचर आर नथिंग बट कॉमन सेंस, और बेस्ड ऑन कॉमन रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर। तो प्राकृतिक कानून है जो मानवीय व्यवहार को एक और वही प्राकृतिक कानून प्रत्येक व्यक्ति को वो प्राकृतिक अधिकार प्रदान कर रहा है। अब ऐसी अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, जिसमें मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से, सहयोगपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अधिकार है और कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर क्या वजह थी कि ऐसी अवस्था से निकल करके लोगों को राज्य रूपी संस्था या समाज में प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ी? इट वॉज a situation very good for the living, but still अब इसका ये जवाब देते हैं जॉन लॉक कि कुछ समस्याएं थी, और ये समस्याएं रिलेटेड किससे थी? लॉ ऑफ नेचर से थी। लॉ ऑफ नेचर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित तो कर रहा था, संचालित कर रहा था, लेकिन ये तभी तक संभव हो रहा था जब हर एक व्यक्ति जो है दूसरों को ध्यान में रख करके भी जो है उन कानूनों की व्याख्या करता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि स्वार्थ लोगों पर हावी होने लगा, और स्वार्थ जब हावी होने लगा तो लोग प्राकृतिक कानून को अपने हितों के लिए इंटरप्रेट करने लगे।
उसका अर्थ अपने तरीके से लगाने लगे और उसको अपने तरीके से लागू करने लगे। और इसमें क्या हुआ कि जो व्यक्तिगत हित हैं और जो जो दूसरे के हित हैं, तो जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और दूसरा क्लास ऑफ इंटरेस्ट था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो है कलेक्टिव। तो दो तरह की जो है कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन लॉक बताता है कि चूंकि कोई सेटल्ड सेंट्रलाइज्ड सोर्स ऑफ लॉज नहीं था, नंबर वन, मीन्स देर इज नो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी which can enact the laws, which can make changes in the laws, which can create new laws. दूसरी बात, there was no recognized agency or an institution which could have enforced those laws. So there was a lack of executive agency, an agency which can enforce those laws. And third, he calls federative agency, which not only protects the interest of the individual within the territory but outside the territory from the attack that comes from the outside the territory। बाहर से भी और अंदर से भी जो है, जो व्यक्ति और व्यक्ति समूह का जो इंटरेस्ट है उसका उसको डिफेंड कर सके। तो तीन तरह के संस्थाओं का अभाव था। तो देयर वाज लैक ऑफ थ्री इंस्टीट्यूशंस व्हिच ही कॉल्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव एजेंसी। तीन तरह के जो है ये इसका अभाव था। इसकी वजह से लगातार कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष या मनमुटाव, डिसेंशन बढ़ता जा रहा था। अब जब ये चरम सीमा पर पहुंच गया, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ही सेंटर में रख करके जो है प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने लगा और उसको लागू करने लगा, तब जो है तब समस्या ये उत्पन्न हुई कि तो अब क्या किया जाए। तब लोगों ने सोचा, विवेक पहले से डोमिनेंट है, विवेक का इस्तेमाल किया और विवेक का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने बैठक की और इस परिस्थिति से निकलने का जो उपाय लोगों के सामने आया वो था कि इन तीन तरह के जो संस्थाएं हैं वो क्रिएट की जाए और जो प्राकृतिक अवस्था में जो तीन अधिकार हैं, कानून को बनाने की, कानून को लागू करने की और कानून के संबंध में व्याख्या करने की, तीनों जो अधिकार व्यक्ति के पास, आज प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति इन अधिकारों का त्याग कर दे। और ऐसा ही हुआ, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने इन तीन अधिकारों का त्याग कर दिया और जो है अनुबंध हो गया। यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि हालांकि क्लियर कट तरीके से, स्पष्ट तरीके से लॉ कभी दो अनुबंध की बात नहीं करता, लेकिन वो कई जगह ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, इससे इसका मतलब यह है कि वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा सब्सिडियरी कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर रहा है। और इसी के संदर्भ में जो बहुत ही मशहूर टीकाकार हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारों पर, जो प्रोफेसर सबाइन, उन्होंने कहा कि लॉक जो है दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। इज रेफरिंग टू टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट wherein people enter into contract surrendering all of these rights and create a civil community, civil society। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट था नागरिक समाज के निर्माण का, जहाँ जो है सारे लोगों ने अपने अधिकारों का, तीनों अधिकारों का त्याग किया और जो है वो कहाँ चला गया, कम्युनिटी के पास। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्युनिटी और राज्य के बीच हो रहा है, जहाँ पर दो पार्टी है। इसीलिए ये यहाँ पर एक और बात है कि लॉ का जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो राज्य के साथ है, यदि राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो कम्युनिटी उस अनुबंध को तोड़ सकती है, उस अनुबंध को समाप्त कर सकती है, रिवोक कर सकती है। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है विच हैज एनेबल्ड द पीपल टू इंटर इनटू ए सिविल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल, just like the Hobbes contract which was also irrevocable, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो
लॉ के संदर्भ में भी पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इर्रेवोकेबल है, जिसके द्वारा लोगों ने एक नागरिक समाज का निर्माण किया। लेकिन जो नागरिक समाज ने राज्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और राज्य को वो अधिकार सौंपे हैं जो लोगों ने उन्हें सौंपे थे, और उसके बदले में राज्य से ये आश्वासन लिया है कि वह लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा या उन उद्देश्यों के साथ चलेगा जिन उद्देश्यों के तहत इस राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से अनुबंध जो हुआ है दूसरा वाला, वो रिवोक किया जा सकता है यदि समय आता है। तो इस तरह से अनुबंध किया गया और एक अवस्था, एक राजनीतिक अवस्था है, एक राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य का निर्माण यहाँ पर जो है तो क्या कैरेक्टर बनता है, लोगों ने मिल करके अपनी इच्छा से राज्य का निर्माण किया है। राज्य के पास असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि सीमित अधिकार है, जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं। राज्य जो है वो अनुबंध का हिस्सा है, अनुबंध की पार्टी है, इसलिए उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करना पड़ेगा। और शर्त क्या है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी है, प्राकृतिक अधिकारों की, जो अधिकार उन्हें प्राकृतिक अवस्था में मिले हुए थे। तो और यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो कम्युनिटी फिर उसे रिवोक कर सकती है। तीसरी बात कि वो उन अधिकारों का प्रयोग करेगा जो अधिकार उसे दिए गए हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार है कानून निर्माण की, वो कानून निर्माण करेगा। और कानून निर्माण का मतलब है कानून के शासन होंगे, कानून के द्वारा शासन होगा। तो यहाँ पर सीमित सरकार, कानून के शासन की अवधारणा जैसे जो है विचार को वो प्रकट कर रहे हैं। और अनुबंध के माध्यम से जो राज्य बन रहा है वो हॉब्स के राज्य के बिल्कुल विपरीत है। हॉब्स का राज्य निरंकुश है, अब्सोल्यूट है, वो उसके पास असीमित अधिकार है। यहाँ पर सीमित अधिकार है, राज्य सीमित है, राज्य नियंत्रित है, राज्य इच्छाओं पर आधारित है, और राज्य इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक प्रजातांत्रिक राज्य की कल्पना थी। तो ये जॉन लॉक का अनुबंधवाद है। अगले क्लास में, आज इतना ही, अगले क्लास में विशेष बात।